हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के चैनल मैनेजमेंट विद डीपी सिंह में आज अपने बीकॉम पार्ट थर्ड के पेपर फर्स्ट इंश्योरेंस में लाइफ इंश्योरेंस एंड इट्स प्रोसेस के अंतर्गत जोखिमों के चयन या अभिगोपन को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स पर चर्चा करेंगे, या ये कह दे फैक्टर्स अफेक्टिंग अंडरराइटिंग और सिलेक्शन ऑफ रिस्क। फैक्टर्स अफेक्टिंग अंडरराइटिंग और सिलेक्शन ऑफ रिस्क। देखिए, जीवन बीमा के जो प्रस्ताव हैं इनके अभिगोपन या जोखिम के चयन को मूल्यांकन करने में बहुत ज़्यादा फैक्टर्स अफेक्टिंग होते हैं। उन्हें अपने ध्यान रखना पड़ता है कि किन प्रस्तावों को स्वीकार किया जाए, किन प्रस्तावों को अस्वीकार किया जाए। इसके लिए हम ये कह देते हैं कि जोखिम के सिलेक्शन को या जोखिम को स्वीकार करना, या इसके लिए अभिगोपन शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। आइए समझते हैं जोखिमों का अभिगोपन है क्या। हम ये कहते हैं सामान्य शब्दों में, जब बीमा व्यवसाय करता है तो उसके पास अनेक प्रकार के जोखिम के प्रस्ताव आते हैं। तो बीमाकर्ता के लिए इन सभी जोखिम के प्रस्तावों का बीमा करना संभव नहीं होता। ऐसी दशा में बीमाकर्ता उन जोखिमों में से कुछ जोखिमों का प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है जो उसके अनुकूल होती है, जिसको वो उठा सकता है, जिसको वो वहन कर सकता है, और कुछ प्रस्तावों को वो अस्वीकार कर देता है। सामान्य शब्दों में बीमाकर्ता की इस कार्यविधि को अपने अंडरराइटिंग या हम कहते हैं अभिगोपन कहते हैं। अंडरराइटिंग रिस्क के नाम से इसको जाना जाता है, या ये भी कहा जा सकता है कि हम अंडरराइटिंग को, इसका जो मीनिंग है इंग्लिश में, उसको कहा जाता है दायित्व लेना या दायित्व को स्वीकार करना। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के जोखिम के दायित्व को स्वीकार करता है या लेता है तो उसे अपने अभिगोपन या अंडरराइटिंग कहते हैं। लेकिन आधुनिक जगत में क्या है कि जोखिमों के दायित्व को स्वीकार करने से पूर्व एक पूरा प्रोसेस होता है कि किस जोखिम के प्रस्ताव को स्वीकार करना है और उसका तरीका क्या है और किसको अस्वीकार करना है। तो इसको अंडरराइटिंग प्रोसेस कहा जाता है, अभिगोपन प्रक्रिया भी कहा जाता है। आइए स्टूडेंट्स, अब उन फैक्टर्स को देखते हैं जो जोखिम के सिलेक्शन को या कहते हैं अंडरराइटिंग को प्रभावित करते हैं। तो इसमें 5 प्रमुख फैक्टर हैं। सबसे पहला जो इसमें आता है फिजिकल फैक्टर। तो इसमें है जोखिम, जो जीवन बीमा में जोखिम के अभिगोपन के कई भौतिक संकट भी इसको प्रभावित करते हैं। जैसे इसमें कह दें एज फैक्टर, कि किसी भी प्रस्तावक की जो हमें बीमा के लिए आवेदन करता है उसकी एज क्या है। जो एज बढ़ती जाती है तब तक बीमाकर्ता का रिस्क बढ़ता जाता है। इसलिए 60 साल से अधिक जो प्रस्तावक होते हैं वो उनके लिए अधिक जोखिम कारक होते हैं। ऐसे ही हम ये कह दें कि जेंडर है, जैसे लिंग है, तो इसमें क्या है कि जो सेक्स होता है उसमें जो व्यक्ति है, पुरुष है, उसकी प्राय मृत्यु दर जो होती है वो स्त्रियों की अपेक्षा कम होती है। इसलिए स्त्रियों के जो मृत्यु दर अधिक होने के कारण से उसमें उनको रिस्क फैक्टर अधिक दिखाई देता है। ऐसे ही फिजिकल स्ट्रेंथ है, या हम कहते हैं शारीरिक शक्ति का होना, शरीर की लंबाई चौड़ाई, वजन, उसका सीना, इनको बातों को, या यौन अवस्था, वृद्धावस्था, इसको देखते हुए उसके व्यक्ति का वजन कितना है, इन बातों को देखते हुए इसके साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी घटक जो हैं कि उसका हेल्थ कैसी है, उसकी शारीरिक रचना कैसी है, इसके साथ साथ उनका पारिवारिक इतिहास कैसा है, हेरिडिटी कैसी है, अर्थात उनके परिवार में कोई आनुवंशिक बीमारी पहले है या नहीं है, तो इन बातों को ध्यान में रखा जाता है। इसी प्रकार उनके शौक कैसे हैं, उनकी कल्चर कैसी है, उनका खान पान कैसा है, उनकी आदतें कैसी है, ये सभी फिजिकल कारक हैं जो हमारे को बीमा करते समय ध्यान रखने पड़ते हैं। अर्थात इनको मद्देनजर रखते हुए हम किसी भी बीमा के प्रस्ताव को स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हैं। और दूसरा फैक्टर स्टूडेंट्स आता है कार्य संबंधी संकट, अर्थात या हम कह दें ऑक्यूपेशनल फैक्टर्स, जिसमें कार्य किस प्रकार का किया जा रहा है, कार्य की प्रकृति कैसी है, इसको देखते हुए, और उस पर काम करने वाले व्यक्ति हैं अगर उनका बीमा प्रस्ताव है तो हमें इसके लिए कार्य की प्रकृति को समझना पड़ेगा कि क्या वो जोखिम भरे कार्य तो नहीं कर रहे। जैसे किसी बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है और वो बहुमंजिला बिल्डिंग है और उसके टॉप लेवल पर काम हो रहा है तो वहाँ रिस्क फैक्टर हमारा अधिक होगा। या फैक्ट्री है, उसमें कोई ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी गैस के लीकेज होने की संभावना या अन्य प्रकार की संभावना, धूल, धुआं, जिससे उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है, उसकी प्रोडक्शन
प्रोडक्शन सिस्टम क्या है, प्रोडक्शन प्रणाली क्या है, उसमें किस तरह का रॉ मटेरियल प्रयोग हो रहा है, उनका वेतन कैसा है, कम है, ज़्यादा है, क्या वो उससे अपनी लुक आफ्टर ठीक तरह से कर रहे हैं अपने परिवार की, कार्य के घंटे कैसे हैं, इनके जो फैक्टर्स हैं ये आएंगे कार्य संबंधी घटकों में। तो ये हमें देखने होंगे बीमा करते समय कि हम किस प्रकार से इनका प्रस्ताव को स्वीकार करें या अस्वीकार करें। थर्ड फैक्टर जो आता है इसमें मेन, वो आता है मोरल फैक्टर्स या नैतिक तत्व कह दें, नैतिक संकट तत्व। तो स्टूडेंट्स, नैतिक संकट या मॉरल फैक्टर्स में हम उसके व्यक्ति के व्यक्तिगत चरित्र, उसकी सामाजिक स्थिति, उसके आर्थिक वातावरण, इनको मद्देनजर रखते हैं और उसके आधार पर जोखिमों का अनुमान लगाया जाता है। नैतिक संकट का आधार नैतिकता है कि किसी भी व्यक्ति का आचरण और सामाजिक आचरण ये नैतिकता के अनुसार है या नहीं है, और इसको हमें देखना पड़ेगा कि उस व्यक्ति की सामाजिक स्थिति कैसी है और उसके सामाजिक संबंध कैसे हैं। इसके साथ साथ हमें उसकी सामान्य कार्य व्यवहार क्रियाकलापों को ध्यान में रखना होगा कि यदि मान लो कोई बीमित व्यक्ति का बीमा करता है तो उसे देखना होगा कि उसमें बीमा योग्य उसका हित है या नहीं, और वो जो बीमा करवा रहा है क्या उसकी आय उसके प्रीमियम की राशि के अनुकूल है अथवा नहीं है। इसी प्रकार उसकी उम्र क्या है, वो बड़ी उम्र में बीमा करवा रहा है, इससे पहले उसने कभी बीमा करवाया है अथवा नहीं करवाया, और यदि वो पहले कहीं बीमा उसका इनकार किया गया है तो वो अपने किसी बात को छिपा रहा है, इस प्रकार वो अन्य किसी स्थान से बीमा करवाता है, तो मतलब उसकी वास्तव में नैतिकता का स्तर क्या है, क्या वो किस आचरण का व्यक्ति है, क्या वो बीमा का किसी अप्रत्यक्ष रूप से लाभ उठाने के लिए या अन्य प्रकार की बात छुपाकर तो बीमा नहीं करवा रहा। इसके मद्देनजर इन फैक्टर्स का अध्ययन किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, फोर्थ पॉइंट आता है इंटरनल फैक्टर्स, हम ये कह दें आंतरिक घटक या आंतरिक संकट। कभी कभी क्या होता है कि जो बीमा करता होता है उसके और एजेंट के मध्य जो इंटरनल फैक्टर काम करते हैं उनमें कुछ टकराव हो जाता है कि बीमा करता ये चाहता है कि वास्तव में जो अभिगोपन विभाग के अनुसार प्रमाणित जोखिमों को ही प्रमापित जोखिमों को ही स्वीकार किया जाए, और बीमा एजेंट ये चाहता है कि अधिक से अधिक कार्य किया जाए और जो भी हमारे पास प्रस्ताव आते हैं जो प्रमापित चाहे ना हो उनमें से कुछ प्रस्ताव उनको भी स्वीकार कर लिया जाए। तो इस प्रकार कुछ आंतरिक घटक इस प्रकार के हो जाते हैं जिसमें वो वास्तव में बीमा के व्यवसाय को या बीमा के कार्य को प्रभावित करते हैं। इसके लिए इनको आपस में तालमेल रखते हुए अभिगोपन विभाग को अपने कारणों और तर्कों के अनुसार व्यवसाय को स्वीकार करते हुए बीमा के प्रस्तावों को स्वीकार करना चाहिए, और यदि उसमें रिस्क अधिक हो तो उसको जोखिम का पुनर्बीमा भी करवा लेना चाहिए, और एजेंट को भी कंपनी द्वारा निर्धारित किए गए जो इंटरनल फैक्टर है उसके अनुसार बीमा के प्रस्तावों का अध्ययन करते हुए उसे स्वीकार करना चाहिए। और स्टूडेंट, लास्ट आता है फिफ्थ पॉइंट लीगल फैक्टर्स, कानूनी घटक, कानूनी फैक्टर्स कह दें, तत्व कह दें या संकट कह दें। तो जीवन बीमा के अंतर्गत जो प्रस्ताव होते हैं कभी वही उन प्रस्तावों की पूर्ति को लेकर, उन प्रस्तावों को स्वीकार करने को लेकर कई बार लीगल कानूनी अड़चनें उत्पन्न हो जाती हैं और जिसके प्रभाव कंपनी पर पड़ता है। जीवन बीमा में हालांकि दूसरे बीमा की अपेक्षा कंपैरेटिवली कानूनी संकट कम होते हैं, और लेकिन कभी कभी सरकार के द्वारा सामाजिक सुरक्षा के लिए या अन्य प्रकार के सहायता कार्यक्रमों के लिए सामूहिक बीमा व्यवस्था लागू करके कंपनियों को टारगेट दिए जाते हैं, जिसके कारण से उन्हें उन लीगल कंपल्शन को स्वीकार करना पड़ता है और उसे इस प्रकार के कोई विकल्प ना होने पर उन्हें बीमा के प्रस्तावों को लागू करना पड़ता है, और जो बाद में जाकर कानूनी संकट उत्पन्न करते हैं कंपनी के लिए। तो ये भी ऐसे कुछ प्रस्ताव होते हैं जो कंपनी के व्यापार को प्रभावित करते हैं, जिसके लिए कंपनी लीगल फैक्टर्स को अध्ययन करते हुए अपने व्यवसाय के अंतर्गत बीमा संबंधी कार्य करती है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार अपने 5 फैक्टर्स के माध्यम से जोखिम के चयन या अभिगोपन को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स को देखा, जिसमें 5 प्रमुख फैक्टर मैंने जो आपको अभी बताए उसमें हमने देखा था फिजिकल फैक्टर एक था, दूसरा था ऑक्यूपेशनल फैक्टर, तीसरा था मॉरल फैक्टर, चौथा था इंटरनल फैक्टर और 5वां था लीगल फैक्टर। तो इसके माध्यम से हमने देखा किस प्रकार से ये फैक्टर बीमा के कार्य को प्रभावित करते हैं। धन्यवाद।